या ऑनलाइन साइंस एकेडमी क्लास 11 चैप्टर 1। इसमें पॉइंट अब हम चालू करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक केमिकल कॉम्बिनेशन लॉज क्या है उसके बारे में हम पहले तो बात करेंगे। बेसिकली हम अब ये जानते हैं कि भाई एटम्स क्या है। तो एटम्स कंबाइन and it convert into compounds. Atoms combine is convert into compounds. तो क्वेश्चन है कि भाई एटम कंबाइन कैसे होते थे इन मिडल 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी काफी सारे इतने लॉज थे जो हमें एटम का कॉम्बिनेशन होके कंपाउंड कैसे बना रहे थे वो समझा रहे थे। और ऐसे जो लॉज थे विच इज नोन एज केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ, मतलब सम बेसिक लॉ that govern the combination of atoms in formation of compound known as the law of chemical combination. Laws of chemical combination. There is 5 laws. केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉज थे जिसका नाम और डेफिनेशन तो डेफिनेशन है केमिकल कॉम्बिनेशन की जो मैंने अभी बोल दी, फिर से बोल रहे हैं। सम बेसिक लॉज दैट गवर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स in formation of compounds known as the law of chemical combination. There is 5 laws: law of conservation of mass, law of definite proportions which is known as law of constant composition, third law of multiple proportion, fourth law of equivalent proportion which is known as law of रेसिप्रोकल प्रपोजन एंड गैल्यूसिक्स लो। ये पांचों लो और इस पॉइंट में हमें हाइपोथेसिस ऑफ डाल्टन उसकी बात करनी है। लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेसिकली अगर मैं हाइड्रोजन गैस ले लूँ H2 प्लस Cl2 then is convert into 2HCl. 2 plus Cl2 is convert into 2HCl. प्रैक्टिकली अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस ले रहा हूँ, 71 ग्राम क्लोरीन गैस ले रहा हूँ, देन इज अ कन्वर्ट इनटू 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब क्या हो, देयर इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज अ 73 ग्राम and the total mass of product also 73 ग्राम। मतलब क्या कि जितना रिएक्टेंट था उतना ही मुझे प्रोडक्ट मिलेगी, इसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों यहाँ पे सेम है, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हैं इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। अगर मैंने हाइड्रोजन गैस ले लिया और वाटर ऑक्सीजन गैस ले लिया, देन इज कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, देन 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस
react with 32 gram oxygen gas, then the product of hydrogen peroxide 34 ग्राम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और चेंज वन टू अनदर फॉर्म, ये दोनों जो फॉर्म में थे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, उसका फॉर्म यहाँ पे चेंज हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सेम वे H2 गैस, Cl2 गैस विच इज कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो ये चेंज वन टू अनदर, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज हो रहा है, पर इसकी क्वांटिटी सेम रहती है, वो क्रिएट भी नहीं हो रहे, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहे। यहाँ पे H2 है तो H2 दूसरे फॉर्म में, पर देयर इज 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, O2 देयर इज 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सो इन कंपाउंड्स आल्सो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इसको समझ के एंटोनी लेविजर उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज कर दिया। सो प्रपोज बाय एंटोनी लेविजर इन 1989। स्टेटमेंट है, मैटर, दिस टू सब्सटेंस, matter is neither created nor destroyed, matter is neither created nor destroyed, the course of chemical reaction, the course of chemical reaction मतलब chemical reaction में though it may change from one to another form, change from one to another form, so this is तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेटमेंट है, प्रपोज बाय एंटोनी लेविजर इन 1989। फिर से बोल रहा हूँ, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दो इट मे चेंज फ्रॉम वन टू अदर फॉर्म, द टोटल मास ऑफ मैटर आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज सेम एज द टोटल मास बिफोर रिएक्शन। मतलब रिएक्शन के बाद और रिएक्शन के पहले उसके टोटल मास आपको इक्वल मिलेंगे, उसमें कोई चेंज मिलेगा नहीं। देखो न्यूमेरिकल है कि भाई 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, सो दैट द रिएक्शन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो क्वेश्चन 1, अब इसकी बात कर रहे, तो द रिएक्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन इज हीटेड, गर्म कर रहे हो आप, इज कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास ऑफ रिएक्टेंट लिख दो पहले, यहाँ पे दे रखा हुआ है देयर इज 10 ग्राम। Now mass of product, mass of product is also, प्रोडक्ट का मास कितना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट या 4.4 ग्राम एंड कैल्शियम ऑक्साइड 5.6 ग्राम, देन आंसर इज 10 ग्राम। तो मास ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट is equal to mass product. Therefore, this statement obey the law of chemical conservation. A statement law of conservation of mass को फॉलो कर रहा है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, वो आपको खुद करना है।
What mass of silver nitrate will react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate? तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो फिर से वही बात को करना क्या, क्वेश्चन फिर से दिखा रहा हूं। तो हियर सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 react with sodium chloride मतलब NaCl, then is convert into silver chloride AgNO3 plus NaNO silver chloride AgCl plus NaNO3. This is product. क्वेश्चन है कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट, मतलब हमें इसका मास प्रपोज कर रहे हैं कि भाई m होगा विथ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl प्रोड्यूस 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम AgNO3। तो बेसिकली हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हमने आगे भी बात की, मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ product. Total mass of reactant is equal to total mass of product. Therefore we write down here same में ऊपर लिखा है m, this is mass of AgNO3, 5.85 gram, mass of NaCl 14.35 gram, mass of AgCl and 8.5 gram, this is mass of NaNO3। बस इसका आप सिंप्लीफाई कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 17 ग्राम AgNO3। इतना AgNO3 मुझे चाहिए, तब जाके ये पूरा रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। क्वेश्चन 3 है यहाँ पे, 8.4 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन रिएक्शन 20 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 20 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड liberate 4.4 gram carbon dioxide gas into atmosphere. What is the mass of residue left it? भी सेम है, आपको खाली थोड़ा चेंज किया हुआ है। यहाँ पे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट दे रखा हुआ है। द फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3 plus is react with acetic acid. Acetic acid is CH3COOH is convert into सोडियम एसिटेट। एक तो आपको मिलेगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। तो इसको ए मिक्सचर है जिसको यहाँ पे रेसिड्यू बोलता है, सोडियम एसिटेट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। तो सेम वे आपको क्वांटिटी ऑफ रेसिड्यू, व्हाट इज द मास ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट, वो ढूंढना है। तो सेम में आपको करना है क्या, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में यहाँ दोनों के इंडिविजुअल देने की वजह रेसिड्यू ले लिया हुआ है। तो मास ऑफ NaHCO3 प्लस मास ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू मास ऑफ
रेसिड्यू मास ऑफ, हम लिख देंगे यहाँ पे रेसिड्यू, तो आप टोटल भी लिख सकते हो, प्लस मास ऑफ CO2। मास ऑफ रेसिड्यू मतलब ये दोनों का मिक्सचर हो, इसका टोटल मास है। और आप अब लिख दो जो मिला है आपको, 20 ग्राम एसिटिक एसिड, तो दिस इज 20 मास ऑफ एसिटिक एसिड, 8.4 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू m मास ऑफ रेसिड्यू प्लस 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास आंसर आ जाएगा रेसिड्यू लेफ्ट, तो m इज इक्वल टू 8.4 प्लस 20 माइनस 4.4 इज इक्वल टू 24 ग्राम रेसिड्यू मिलेगा। सेम वे जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है। क्वेश्चन सेकंड, if 6.3 gram sodium bicarbonate are added to 15 gram acetic acid solution, the residue is found to weight 18 gram, what is the mass of carbon dioxide release in reaction? ये आपको खुद करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोजन, जिसके हम अभी बात कर लेंगे। law of definite proposition or the law of constant composition is also called law of constant composition। इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ वाटर, देयर इज डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर। हम इसको लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, नेचुरली भी हमें मिल सकता है। सपोज एक स्टूडेंट जो वाटर है वो रिवर में से ला रहा है, अदर इज फ्रॉम वेल एंड अदर स्टूडेंट फ्रॉम सी। तो इस सभी में से अगर आप वाटर ला रहे हो, दिस इज वाटर, so in water there is a hydrogen and oxygen present, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो कहीं से भी लाओ, सोर्स कोई भी हो, आपने नेचुरली उसको तो लेबोरेटरी में बना हो, फिर भी द रेशियो ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज अ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 2:32 बाय मास। इसका अगर 2 ग्राम है हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन का आपको 32 ग्राम मिलेगा। तो द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज ऑलवेज 1:8 बाय मास। अब ऐसा कोई भी कंपाउंड ले लो, कंपाउंड का सोर्स कहीं से भी आपको मिल जाए, और उसमें जो एलिमेंट्स होते बाय मास, उसका रेशियो आपको ऑलवेज सेम मिलता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्राउस्ट ने कर दिया। उसने क्यूप्रिक कार्बोनेट का एक सैंपल ले लिया, साइंटिस्ट था जोसेफ प्राउस्ट। इसने क्या कर लिया, CuCO3, इसके 2 सैंपल कलेक्ट कर लिया, 1 फ्रॉम नेचर and second sample from synthetic सेकंड सैंपल इसका कौन सा था, सिंथेटिक था। सिंथेटिक मतलब लेबोरेटरी में बना हुआ होगा। अब ये दोनों सैंपल में बाय मास क्यूप्रिक कार्बोनेट, तो द एलिमेंट्स इज कार्बन, सॉरी कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसमें एलिमेंट कौन से थे, कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो एलिमेंट थे उसका उन्होंने बाय मास
परसेंटेज निकले, तो इन बोथ सैंपल, इन नेचुरल क्यूप्रस और इन नेचुरल CuCO3 एंड सिंथेटिक CuCO3, दोनों में उसको परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तीनों परसेंटेज उसको सिमिलर मिल। तो इसके ऊपर से उन्होंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोजन्स अथवा तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आपको दे दिया। और ये लॉ ये है, एक तो आपने क्या कर दिया, दो सैंपल ले लिए, एक सिंथेटिक सैंपल और दूसरा नेचुरल सैंपल। तो अ गिवन कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा था, CuCO3, कंपाउंड कौन सा था, क्यूप्रिक कार्बोनेट। गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स, एग्जैक्टली सेम वे। यहाँ पे हम हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, तो वो दोनों का रेशियो 1:8 है। तो अ गिवन कंपाउंड, हियर वी टेक वाटर, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एक्सट्रीमली द सेम proportion of elements by weight, whether its method of preparation may be different, whether its method of preparation may be different। आप उसको अलग अलग तरीके से, कोई भी तरीके से बनाओ, और उसमें जो एलिमेंट है उसका जो मास रेशियो है वो ऑलवेज सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। वो चेंज स्टेटमेंट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस, लॉ और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। फिर से बोल रहा हूँ, अ गिवन कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन एक्सट्रीमली द सेम proportion of elements by weight, whether it methods of preparation may be different। अलग अलग तरीके से, कोई भी मेथड से आप एलिमेंट्स को बनाओ और कंपाउंड्स को बनाओ, पर उसमें जो एलिमेंट्स है उसका मास रेशियो ऑलवेज इक्वल होगा। So when 2.16 gram of copper metal was treated with nitric acid followed by ignition of nitrate, it gave 2.70 gram of copper oxide. In another experiment, 1.50 gram of copper oxide up to reduce with hydrogen gave 0.92 gram of copper, so that the above detail illustrate the law of definite proportion। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको दो एक्सपेरिमेंट दिए हुए, एक में से आपको क्या मिल रहा है, 2.60 ग्राम कॉपर मेटल का आपने यूज कर दिया है। तो कॉपर मेटल विच इज कन्वर्ट इनटू when 2.16 gram of copper Cu treated with nitric acid followed ignition of nitrate to give copper oxide, finally is converted into copper oxide। So there is 2.16 gram copper। So in this compound also, एक कंपाउंड में भी 2.16 ग्राम कॉपर मिलेगा आपको। नाउ सेकंड एक्सपेरिमेंट, दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी देखो, इन अनदर एक्सपेरिमेंट TuO अप टू रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ विथ हाइड्रोजन, 0.92 ग्राम कॉपर इसमें से मिल रहा है। इसका मतलब इसमें 0.92 ग्राम कॉपर है। तो ये दोनों में से हमें ये बताना है कि दोनों में परसेंटेज ऑफ कॉपर, इसमें 2.16 ग्राम कॉपर है, इसमें 0.92 ग्राम कॉपर है। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर दोनों में सिमिलर अगर हो तो ए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को
फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोजन को फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए अब हमें परसेंटेज निकालना होगा। परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, उसके मेथड ऐसे, ये चैप्टर में डिटेल में आएगा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखो, वी हैव 2.16 ग्राम कॉपर मेटल, उसको हमने नाइट्रिक एसिड से ट्रीट कर दिया HNO3, और इसके बाद जो उसका इग्निशन कर दिया तो 2.70 ग्राम, आगे क्वेश्चन में था मुझे CuO मिला, तो इसमें कॉपर 2.60 ग्राम है, बट टोटल वेट ऑफ CuO इज 2.70 ग्राम। बस इसका यूज करो तो मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज ऑफ कॉपर मिल सकता है। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड, तो सिंपली 2.70 gram Cu only present, then 100% copper present. But here we have only 2.60 gram copper. तो कितना कॉपर मुझे मिलेगा, तो 2.60 into 100 is divided by 2.70। बस इसका सिंप्लीफाई कर दो तो मुझे आंसर मिल जाएगा। 80% कॉपर आ रहा है, देयर इज अ 80% कॉपर प्रेजेंट इन फर्स्ट केस। सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखो, सेकंड में क्या हो रहा, तो सेम वे सिमिलरली यहाँ पे 1.50 जो क्वेश्चन है अपने के सामने, यहाँ पे फिर भी ला रहा हूँ, 1.50 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो टोटल मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज 1.50 ग्राम, उसको रिड्यूस कर दिया तो उसमें से मुझे 0.92 ग्राम कॉपर मिल रहा है। तो ऐसे ही हम रेशियो लगा सकते हैं। आप क्वेश्चन देख लेना। अब 1.50 ग्राम Cu अगर हो सकता है तो देर इज 100% कॉपर प्रेजेंट, 100% कॉपर प्रेजेंट, बट वी हैव, हमारे पास यहाँ पे कितना कॉपर था, तो 1.15 पूरा नहीं मिल रहा था, 0.92 ग्राम कॉपर हमें मिल रहा है आफ्टर द रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। then what is the quantity of copper, तो what is the percentage, तो 0.92 into 100 divided by 1.150, then answer is 80% कॉपर। का मतलब क्या हो भाई, दोनों में मुझे परसेंटेज ऑफ कॉपर सेम मिल रहे। इज दैट इन द सेम, दोनों केस में कॉपर सेम परसेंटेज मिल रहा है, मतलब कोई भी कंपाउंड कैसे भी बने, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड एक तरीके से बन रहा है, दूसरे तरीके से डीकम्पोज हो रहा है, हमने दोनों में परसेंटेज निकाले, परसेंटेज सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि भाई ये कॉपर ऑक्साइड अबाउट द डेटा इल्यूस्ट्रेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोजन, ये डेटा डेफिनेट प्रपोजन का लॉ फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, मल्टीपल प्रपोजन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजन। हाउ लॉ, चलो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रपोजन, हमें इसे ऐसे समझना है कि अगर मैंने हाइड्रोजन ले लिया, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, देन इज कन्वर्ट इनटू H2O, हियर वी राइट डाउन 1/2 O2। इफ हाइड्रोजन react with oxygen then is convert into H2O2। तो देखो यहाँ पे इसका मास यहाँ पे दे लिखते हैं कि भाई ये 2 है, मास भी उसका 2 है, देन अगेंस्ट इज 16, एंड यहाँ पे मास 2 है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन
32। अब यहाँ पे रेशियो क्या हुआ, तो इसका मास हमने फिक्स ले लिया, मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब दो कंपाउंड अगर सॉरी दो एलिमेंट्स, हाइड्रोजन इज एलिमेंट्स, ऑक्सीजन ऑल्सो एलिमेंट, नाउ एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन ये कंबाइन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज टू एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर, then form more than one compound. Elements combine more than one compound. So one have a fixed mass. Hydrogen, so there is a fixed mass 2. हाइड्रोजन का यहाँ पे मास 2 है दोनों कंपाउंड्स में। तो ऑक्सीजन और हियर ऑल्सो ऑक्सीजन, there is two compounds, one is a H2O, so in H2O there is 16 mass and in H2O2 there is a 32 mass. Oh. So we write down here oxygen by simple ratio with hydrogen. So here fixed mass of hydrogen is a H2. Now oxygen, तो oxygen written as small whole number, तो यहाँ पे मैं इसको 16 को 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, then answer is 1. Here also we divided by 16, 32 divided by 16, then answer is 2. So one compound is H2O2 and other compound is H2O. जो मास एक का फिक्स रहता है दूसरे का वेरिएबल रहता है और वेरिएबल मास है, इसको हम स्मॉल होल नंबर से लिखते हैं, जनरल यहाँ पे 1 लिखना नहीं होता। तो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजन, दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजन। इफ लो ऐसा है, if two elements can combine to form more than one compounds, the mass of one element that combine with fixed mass of the other elements are in the ratio of small whole number. तो this is the law of multiple proportion. आप इसको नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो one oxide is NO, second oxide is NO2. So if we take the mass of nitrogen in fixed, नाइट्रोजन का मास हम फिक्स ले रहे 14, then the mass of oxygen is 16 and 32. अब इसका हम एवरेज निकाल रहे हैं 14 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 14, then the fixed ratio is n, मतलब नाइट्रोजन का मास फिक्स है, तो हमें इसके साथ ऑक्सीजन लिखना है। तो ऑक्सीजन को हम स्मॉल होल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको 16 से डिवाइड करो देन आंसर इज 1, इसको 16 से डिवाइड करो देन आंसर इज 2। मतलब आप फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजन। सेम वे अदर ऑक्साइड N2O3, N2O4 and N2O5. In first case there is a 28 mass of nitrogen, 28 gram mass of nitrogen and 28 gram of nitrogen. There is a fixed mass of nitrogen attached with oxygen, then 48, 64 and 80. So we write down fixed mass of nitrogen and whole number of oxygen and small whole number of, इसे मुझे छोटे से छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है,
इज डिवाइडेड बाय 16, तो मुझे एक रेशियो मिल जाएगा स्मॉल होल नंबर। तो N2O3 16 डिवाइडेड बाय 48 देन 3, 64 divided by 16, then answer is 4. So N2O4, 80 divided by 16, then answer is 5. So N2O5. So this is the law of multiple proportion. एक का मास फिक्स है, दूसरे का मास स्मॉल होल नंबर में आपको लिखना। 5 और 6 आपकी स्क्रीन पे। Certain non-metal X forms two oxide 1 and 2. The mass percentage of oxygen in first oxide is 43.7, which is the same as that of X in the second oxide. Find the formula of second oxide. सेकंड ऑक्साइड की आपको फॉर्मूला फाइंड करनी है, तो उसको कैसे करोगे? यहाँ पे वही क्वेश्चन है। देखो जो डेटा दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में समझ में आना, तो गिवन डेटा, जो डेटा आपके पास है उसको आप फॉलो करते जाओ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नॉन मेटल एक्स है। नॉन मेटल कौन सा है? एक्स। वो दो ऑक्साइड बना रहे, फॉर्म टू ऑक्साइड। दो ऑक्साइड यहाँ पे बन रहे, और उसमें से एक ऑक्साइड है X4O6, वन ऑक्साइड इज X4O6। द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन जो है उसके परसेंटेज जो आपके पास दे रखे हुए 43.7% है। ऑक्सीजन बाय मास परसेंटेज 43.7, विच इज द सेम दैट ऑफ X इन द सेकंड ऑक्साइड। अब सेकंड ऑक्साइड हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। सेकंड ऑक्साइड में जो परसेंटेज है X के परसेंटेज, वो भी 43.7% है। तो आपको सेकंड ऑक्साइड ढूंढना है। सेकंड ऑक्साइड ढूंढ, तो पहले तो मैं दोनों ऑक्साइड में ऑक्सीजन और जो भी एक्स एलिमेंट्स है उसके परसेंटेज लिख देता हूं। तो फर्स्ट ऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्साइड और परसेंटेज ऑफ एक्स। तो इन फर्स्ट ऑक्साइड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 43.7। तो अगर इसमें क्या होगा, टोटल 100 होते तो 100 में से इसके माइनस कर दो 56.3 पार्ट्स, अर्थात तो परसेंटेज इज 100 माइनस परसेंटेज ऑफ O, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ O, देन परसेंटेज ऑफ X। नाउ सेकंड ऑक्साइड, तो ये एक्स के परसेंटेज आपको मिल गए 43.7%। दैट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? देन इज 56.7% ऑक्सीजन। ये दो डेटा आपके पास आ गए कि एक के परसेंटेज और दोनों के परसेंटेज अब आपके पास है। तो इसको काउंट कैसे कर लोगे? आप ऐसा कर सकते हो कि अगर ये 43.7% है, देन यू हैव 6 ऑक्सीजन एटम। 43.7%, then you have 6 oxygen atom। 43.7% of oxygen is equal to 6 oxygen atoms। तो सेकंड ऑक्साइड में कितने परसेंटेज है? 56.7, 56.3 आंसर आएगा। 56.3, 56.3% अगर ऑक्साइड है ऑफ ऑक्सीजन, तो कितने एटम्स ऑक्सीजन के मिलेंगे? और 56.3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय
43.7, तो आपको दूसरे ऑक्साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएंगे। तो पहले तो आपको यहाँ पे 7.73 एटम्स फ्रैक्शन में नहीं होते एक बात पर, अभी हम लिख रहे हैं इसको 7.73 ऑक्सीजन एटम्स है। सेम वे सेकंड कैलकुलेशन हेलोजन के लिए, हेलोजन में हेलोजन है पर एक्स एलिमेंट है, तो एक्स एलिमेंट यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑक्साइड में 43.7% है, तब 4 ऑक्सीजन है। आप लिख सकते हो 43.7 ऑक्सीजन है, तब हेलोजन की, अरे एक्स कितना था 56.3%, 56.3%, तब 4 एक्स एलिमेंट्स है। 56.3% of X element is equal to 4 X atoms. तो 43.7% of X element सेकंड ऑक्साइड के लिए बात है, यहाँ पे सेकंड ऑक्साइड की बात है। अब कितने X एलिमेंट्स होंगे, देन 43.7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 56.3, तब जाके आपका आंसर, सिंप्लीफाई करो आंसर आपका आ जाएगा, और 3.10 एटम्स ऑफ एक्स, ये 3.4 एटम्स ऑफ एक्स आ रहा है। अब दोनों का रेशियो, कोई एक सिंपल रेशियो ले लो जिसका भी आपको सेकंड ऑक्साइड लेना है, फिर से for second oxide the ratio of x ratio O, ratio of x ratio O, x 3.1 and O 7.73 is divided by 3.1, 3.1, then answer is 1 रेशियो 2.5। फ्रैक्शन में तो एटम्स आते नहीं, देन इज मल्टीप्लाई बाय 2 रेशियो 5, सो फॉर्मूला इज X2O5, फॉर्मूला आपकी क्या आ जाएगी X2O5, दिस इज द फॉर्मूला। तो फिर से आपको बोल रहा हूँ मुझे करना क्या है, तो एक तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, एक्स हेलोजन 2 ऑक्साइड बना रहा है, इसमें से एक ऑक्साइड की फॉर्मूला आपके पास है, ऑक्सीजन के परसेंटेज है, और पूरा 43.7% है, तो एक्स एलिमेंट के आपको परसेंटेज मिल जाएंगे। अब सेकंड ऑक्साइड जो है उसमें जितना ऑक्सीजन का परसेंटेज है उतना सेकंड ऑक्साइड में एक्स का, एक्स एलिमेंट का परसेंटेज, वी हैव दिस डेटा। हम इसको 100 में से माइनस करेंगे तो हमें ये डेटा मिल रहा है। अब दोनों ऑक्साइड है हमारे पास, परसेंटेज है एक्स और ओ के, तो हम जानते हैं कि अगर इतने परसेंटेज है देन देयर इज अ 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो इतने परसेंटेज में कितने एटम ऑक्सीजन के मिलेंगे, तो वी हैव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इसमें मुझे ऑक्सीजन के एटम्स मिल जाएंगे। सेम वे अगर यहाँ पे एक्स एलिमेंट 56.3% है, देन एक्स एलिमेंट इज 4 इन फर्स्ट ऑक्साइड, तो ये 43.7 में कितने परसेंटेज आएंगे, तो रेशियो यहाँ पे मल्टीपल प्रपोजन में आ रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सेकंड आंसर इज 3.10, सेकंड आंसर कितना आ रहा है 3.10। अब बात करनी है हमें ये दोनों रेशियो को कंपैरिजन करनी है, तो हेलोजन एक्स रेशियो ओ, तो एक्स का 3.1 आ रहा है, 7.73 आ रहा है, तो हमें जो भी लिस्ट वैल्यू है उससे उसको डिवाइड करो तो मुझे स्मॉल होल नंबर मिल सकता है, या तो फ्रैक्शन में नंबर मिल सकता है। अगर फ्रैक्शन में नंबर मिल जाता है तो वी कैन मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट इनटू होल नंबर, देन वी हैव रेशियो 2:5, then answer is X2O5, the second oxide is X2O5, second oxide क्या मिल जाएगा मुझे X2O5 मिल जाएगा।
ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा हो सकता है, वो खुद आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6, two oxide of metals contain 27.6% and 30% of oxygen respectively. If the formula of first oxide is M3O4, find that of the second oxide को आपको ढूंढना है। देखो 7 क्वेश्चन, पहला जो पैराग्राफ है वो थोड़े लंबी स्टोरी है, पर इसे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। फिर भी द एलिमेंट्स molybdenum MO combine with sulfur to form a compound called molybdenum disulfide which is used in specialized lithium batteries। जो लिथियम बैटरीज आजकल यूज हो रही है उसमें molybdenum सल्फाइड यूज होता है। A sample of this compound contain 1.5 gram molybdenum for each 1 gram of sulfur। एक जो सैंपल है उसमें 1.5 ग्राम मोलिब्डेनम और 1 ग्राम सल्फर है। इफ डिफरेंट सैंपल ऑफ कंपाउंड कंटेन 2.5 ग्राम ऑफ सल्फर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मोलिब्डेनम इट कंटेन। मोलिब्डेनम कितने ग्राम आपको मिलेंगे वो ढूंढना है। तो a sample of this compounds मतलब molybdenum sulfide contains 1.5 gram molybdenum for each 1.00 मतलब 1 ग्राम सल्फर से molybdenum sulfide है। इफ डिफरेंट सैंपल ऑफ द कंपाउंड कंटेन, अगर मैंने दूसरा सैंपल ले लिया देन 2.50 ग्राम sulfur, how many grams of molybdenum। अब मुझे molybdenum कितना ग्राम है वो यूज फाइंड करना है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ molybdenum in second sample if there is a 2.50 ग्राम of sulfur। तो अभी हमने बात की कि भाई ये जो कंपाउंड है तो उसमें मोलिब्डेनम और सल्फर का जो रेशियो है, और जो सेकंड कंपाउंड है इसमें भी मोलिब्डेनम और सल्फर का जो रेशियो है, एक ही कंपाउंड है सैंपल अलग अलग है तो रेशियो सिमिलर होना चाहिए। तो फर्स्ट सैंपल में द रेशियो ऑफ मोलिब्डेनम एंड सल्फर इज 1.5 ग्राम ऑफ मोलिब्डेनम अपॉन 1.0 ग्राम ऑफ सल्फर, ये फर्स्ट सैंपल का रेशियो है। देन सेकंड सैंपल में हमें मालूम नहीं है कि भाई मास ऑफ मोलिब्डेनम जो हम जानते नहीं है एंड इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सल्फर एंड द मास ऑफ सल्फर इज अ 2.50 ग्राम ऑफ सल्फर। बस ये इसमें से हमें सब्जेक्ट बना दो, मास of molybdenum is equal to 1.5 into 2.5 divided by 1 gram। then my answer, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, और आंसर इज 3.75 ग्राम मोलिब्डेनम रहेगा। तो एक ही कंपाउंड में जो परसेंटेज अथवा तो मास रेशियो है वो इक्वल होता है। सपोज मोलिब्डेनम एंड सल्फर, तो उसका जो सैंपल है उसमें एमओ मोलिब्डेनम का मास अपॉन मास ऑफ सल्फर इज ऑलवेज इक्वल। दोनों का मास हमें कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। द कार्बन कंटेनिंग वन ऑफ दिस इज 42.9% इसमें कार्बन है, while in the other it is 27.3% carbon, so that this data is agreement with law of multiple proportion। मतलब कार्बन का अगर फिक्स प्रपोजन है तो दूसरा का प्रपोजन रेशियो इसमें से अलग आ सकता है।
तो हमें एक तो दो कंपाउंड है, तो दोनों कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्साइड बना रहा है कार्बन ऑक्साइड, ऐसे लिखेंगे इन कंपाउंड फर्स्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन 42.9%, देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन माइनस कर लो इसमें से 57.1%। इन सेकंड कंपाउंड्स percentage of carbon is given 27.3%, then percentage of oxygen is 72.1%। ये आपके पास है, मतलब एक का परसेंटेज दिया हो तो 100 में से माइनस कर दो तो आपको दूसरे का परसेंटेज मिल जाएगा। अब एज पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन हमने बात कर ली थी आगे भी, इन फिक्स मास ऑफ कार्बन, हमें यहाँ पे कार्बन का फिक्स मास ले लो, कार्बन 1 पार्ट्स, कार्बन का मास हम क्या ले रहे 1 पार्ट्स, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन देन 2 कंपाउंड्स विल बी, तो ऑक्सीजन का रेशियो 2 कंपाउंड में अलग अलग आएगा तो क्या आएगा, तो हमें कार्बन का रेशियो फिक्स कितना ले रहा है 50, अरे ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे 57.1, तो इसके अगेंस्ट कार्बन का रेशियो कितना है 42.9, तो ये रेशियो किसके जितना होना चाहिए 72.1 ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 27.3% ऑफ कार्बन, दिस इज रेशियो ऑफ कार्बन अपॉन ऑक्सीजन इन बोथ कंपाउंड, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। दोनों कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो ले लिया, मतलब कार्बन का रेशियो यहाँ पे फिक्स हो गया, तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा, तो इसका आंसर है 1.33 रेशियो 2.66, देन आंसर इज 1:2, आंसर क्या आ रहा है 1:2। तो एक का परसेंटेज अलग अलग है और उसका हम रेशियो फिक्स एक्सेप्ट करके इसको ये दोनों को फिक्स रेशियो से डिवाइड करते हैं, ऐसा सोच तो आएगा कार्बन और ऑक्सीजन का अलग अलग रेशियो, देन द रेशियो इज 1:2। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई होल नंबर मिल जाते हैं हमें, तो इट इलिस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजन, हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजन इसके हिसाब से समझ में आ जाता है। 9th क्वेश्चन आपको खुद करना है। 9th क्वेश्चन,